Shall I share it or who will run the people? सर आकाश सर. रुक जाइए बोलना सर. हेलो आदिल सर. हाँ सर बोलिए. मुकेश सर स्टार्ट करेंगे. हाँ एक मिनट आकाश सर का कनेक्टिविटी एक बार चेक कर रहे थे फिर से. जस्ट अ सेकंड. 389, 390, 392, 397, 99, 400. 400 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लिए. 46 वेटिंग में है सर. और विद्यार्थी होंगे और कुछ फैकल्टी होंगे. स्टार्ट कर सकते सर अभी. हाँ यू कैन स्टार्ट. हेलो मुकेश. यादव साहब. हाँ सर, just please. हाँ यू कैन स्टार्ट. स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम. मी प्राध्यापक मुकेश जाधव आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. नबीरा महाविद्यालयाची क्रियाशील असणारी माजी विद्यार्थी संघटना व एकलव्य फाउंडेशन यांच्यातर्फे आयोजित बदलत्या काळातील उच्च शिक्षण आणि करिअरच्या संधी या महत्त्वपूर्ण विषयावरील एक दिवसीय ऑनलाईन कार्यशाळेत मी आपल्या सर्वांचं परत पुनश्च मनपूर्वक स्वागत करतो. विद्यार्थी शिक्षण घेऊन महाविद्यालयातून बाहेर पडतात, परंतु त्यांच्या मनातून, त्यांच्या हृदयातून, त्यांच्या जीवनातून ते महाविद्यालय कधीच बाहेर पडत नाही. असं त्यांचं अतूट नातं असतं आणि त्याच नात्यातून माजी विद्यार्थी संघटना जन्माला येते, कार्य करते आणि अशाच कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महाविद्यालयाचं ऋण व्यक्त करते. नबीरा महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थी संघटनेचे सचिव प्राध्यापक डॉक्टर पुनीत राऊत सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. प्राध्यापक डॉक्टर पुनीत राऊत सर. धन्यवाद सर. म्यूट करा. गुड मॉर्निंग. सर्वप्रथम माजी विद्यार्थी संघटना नबीरा महाविद्यालय काटोल व एकलव्य फाउंडेशन तर्फे आयोजित या एक दिवसीय मार्गदर्शन शिबिरामध्ये मी स्वागत करतो. नबीरा महाविद्यालय माजी विद्यार्थी संघटना महाविद्यालयामध्ये मागील अनेक वर्षापासून कार्यरत आहे. या संघटनेची धुरा प्राचार्यांतर्फे मला 2018-19 या वर्षामध्ये देण्यात आलेली होती. तर या संघटनेला सर्वप्रथम नोंदणीकृत करण्याकरिता मी नोव्हेंबर 2019 मध्ये या संघटनेची नोंदणी चॅरिटी कमिशनर नागपूर यांच्याकडे करून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवलं. या संघटनेला आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याच्या हेतूने संघटनेचे पॅन कार्ड आणि बँक अकाउंट सुद्धा काढून घेतले. आणि मला हे सांगताना फार आनंद होत आहे की आज 2022 मध्ये या संघटनेचे 2 वर्षाचे ऑडिट सुद्धा झालेले आहे. माजी विद्यार्थी संघटना स्थापन करण्याच्या मागे केवळ विद्यार्थीच हा केंद्रबिंदू न ठेवता या संघटनेच्या माध्यमाने सामाजिक कार्य सुद्धा करता यावे या दृष्टिकोनातून काही उद्दिष्टे ठरवण्यात आलेली होती. आणि मागील कोरोना काळामध्ये म्हणजे दुसऱ्या लॉकडाऊन मध्ये संघटनेने सामाजिक कार्य सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर केलेले आहे. यामध्ये काटोल ग्रामीण रुग्णालयामध्ये पीपीई किटचे वाटप असो किंवा थर्मल गनची वाटप असो किंवा ऑक्सिमीटर्स चे सुद्धा वाटप करण्यात आले. हेच कार्य करताना ग्रामीण रुग्णालयामध्ये कोविड वॉर्ड मध्ये
सॅनिटायझर मशीनची आवश्यकता आहे हे सुद्धा संघटनेला कळले. त्यावेळेला माझी विद्यार्थी संघटनेमार्फत कोविड वॉर्डमध्ये एक सॅनिटायझर मशीनचे सुद्धा इन्स्टॉलेशन करून दिले. या व्यतिरिक्त अशा अनेक सामाजिक कार्य संघटनेद्वारे करण्यात आले मागील 2 वर्षामध्ये. सामाजिक कार्याबरोबरच संघटनेद्वारे विद्यार्थ्यांना सुद्धा याचा लाभ व्हावा या दृष्टिकोनातून आज जसा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे तसे अनेक कार्यक्रम सुद्धा आयोजित केलेले आहे. आणि या संघटनेचा उद्देश जो आहे की विद्यार्थ्यांना आणि समाजाला या संघटनेद्वारे जे गरजू लोक आहेत त्या गरजू लोकांपर्यंत आपल्याला संघटनेच्या माध्यमाने पोहोचता यावं हा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्नशील आहोत. माझी विद्यार्थी संघटना हे मुख्यत्वे करून संघटनेमध्ये जे आजीवन सभासद आहे आणि जे वार्षिक सभासद आहे यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या वर्गणीच्या आधारावर हे सगळे कार्यक्रम राबवत असते. अर्थातच यासाठी महाविद्यालयाचे सुद्धा एक मोलाचे योगदान आपल्याला मिळते आणि वेळोवेळी आपले प्राचार्य नवीन सर सुद्धा आपल्याला वेळोवेळी मदत करत असतात. याकरिता मी त्यांचे सुद्धा आभारी मानतो. आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमाने मी सर्व माजी विद्यार्थ्यांना आव्हान करतो की त्यांनी या संघटनेला जॉईन होऊन त्यांच्या या कॉन्ट्रीब्युशन मधून समाजाच्या कल्याणासाठी स्वतःचे काही योगदान द्यावे. आज हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे या कार्यक्रमाचा उद्देश देखील हाच आहे की एमपीएससी आणि युपीएससी शिवाय विद्यार्थ्यांना स्वतःचं करिअर घडवण्यासाठी आणखी कोणकोणत्या संधी उपलब्ध आहे याची माहिती आपल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना व्हावी. कारण एमपीएससी आणि युपीएससीचं मार्गदर्शन तर आपण नेहमी घेतच असतो, पण असंच दिसून आलेलं आहे की एमपीएससी आणि युपीएससी मध्ये सगळेच विद्यार्थी हे जाऊ शकत नाही किंवा ते क्वालिफाय करू शकत नाही. आणि सर्वच विद्यार्थी एमपीएससी आणि युपीएससी मध्ये जाऊ शकत नाही. तर एमपीएससी युपीएससी शिवाय सुद्धा असे अनेक क्षेत्र आहे की ज्यामध्ये चांगल्या संधी उपलब्ध आहे आणि त्या संधी तुम्हाला घेता येईल, पण त्याची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. आणि ही माहिती या कार्यक्रमाच्या माध्यमाने माझी विद्यार्थी संघटना आणि एकलव्य फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेतलेल्या या कार्यक्रमात तुमच्यापर्यंत पोहोचवावी या उद्देशाने हा आजचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही, कार्यक्रम अजून भरपूर शिल्लक आहे. तर पुन्हा एकदा मी या 1 दिवसीय कार्यशाळेमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो व थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद पुनीत सर. सरांनी आपल्या समोर माजी विद्यार्थी संघटनेची भूमिका विशद केली. यानंतर ज्यांच्या पाठिंब्याने हा कार्यक्रम आयोजित होतोय असे आपले महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि आमचे मार्गदर्शक प्राध्यापक डॉक्टर सुनील कुमार नवीन सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार नवीन सर. थैंक यू मुकेश जाधव साहब. Dr. Puneet Raut, as he has already told you that during the session 18-19, he was given the charge of Alumni Association. I won't repeat what he has already told you about the aims and objectives of Alumni Association. मैं आज बहुत हर्ष से, आनंद और खुशी से अलमनाई एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पुनीत राउत को कांग्रेचुलेट करता हूं
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब से उनके हाथ में अलमनाई एसोसिएशन आया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले तो बॉडी को रजिस्टर करवाया, चैरिटी कमिश्नर नागपुर से 2 साल का ऑडिट किया और बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों के दृष्टिकोण से और सामाजिक जो बांधिलकी होती है महाविद्यालय की, उसके लिए जो अलमनाई एसोसिएशन ने काम किया, इन सभी चीजों के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। एमपीएससी और यूपीएससी सिवाय जो बाकी एरियाज हैं जहां पर ग्रामीण भाग के बच्चे, उनको मालूम नहीं रहता कि हम किधर जा सकते हैं, क्या क्या संधियां हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके बारे में उनको जानकारी हो, इसलिए एकलव्य फाउंडेशन के साथ में माजी विद्यार्थी संगठन ने आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहली चीज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिस चीज की आवश्यकता होती है, आपको ट्रेनिंग देने वाले, पढ़ाने वाले कितने भी स्कॉलर क्यों नहीं हो, लेकिन जब तक आपके मन में खुद करने की इच्छा अगर नहीं होगी, तो किसी भी ट्रेनिंग का, किसी भी एजुकेशन का अपेक्षित रिजल्ट जो है, फल जो है, आपको मिलेगा नहीं। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, एक नहीं अनेकों उदाहरण है कि जिन बच्चों ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई और लगातार लगे रहे, बिना रुके, बिना थके, हिम्मत जिन्होंने नहीं हारी, वो सफल हुए हैं। मेरे खुद के परिवार में उदाहरण है, काटोल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और आर्थिक परिस्थिति जो है बहुत ज्यादा रोड़ा नहीं बनती है। ये आप मान के चले कि हम गरीब परिवार से हैं तो हम सफल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल अपने दिमाग से इसको निकाल डालिए। अगर मेरी बात पर यकीन कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस्ड हैं, आपका लक्ष्य आपने निर्धारित किया और आप में इच्छा शक्ति दृढ़ रही, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। बल्कि मेरा अपना अनुभव है कि बाहर की जितनी भी शक्तियां जो हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मदद करने लगती है। आपकी इच्छा शक्ति अदम्य ऊंचाई पे पहुंचती है तो बाहर की शक्तियां आपको मदद करती हैं। वो डायरेक्टली हो सकती है, इनडायरेक्टली हो सकती है, लेकिन वो शक्तियां आपको मदद करती हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर रही और आप कंफ्यूजन और इनडिसीजन के भंवर जाल में फंस गए, तो आप साहस खो देते हैं और आप हिम्मत खो देते हैं, और इस टूटे हुए हिम्मत से, आधे अधूरे विश्वास से सफलता आप चूम नहीं सकते। ये निश्चित, ये ध्रुव सत्य है।
एकलव्य फाउंडेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, श्री विशाल ठाकरे साहब, आकाश मोदक साहब, गोपाल गोफने साहब और विवेक भगत साहब, ये सारे लोग आपको मार्गदर्शन करेंगे। आज के अवसर पे हम इनका अभिनंदन करते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि इनका मार्गदर्शन कितना भी सुंदर क्यों नहीं हो, जब तक आप में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रहेगी तो काम मुश्किल होता है। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। पटना का नाम सुना होगा आपने, और आप लोग मानते भी हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में बिहार के लड़के छाए हुए रहते हैं। अगर 2500 3000 अगर यूपीएससी के पोस्ट हैं तो उसमें 70% 80% बच्चे बिहार के बच्चे सफल होते हैं। कारण क्या है? उसका कारण एक है कि उनको लाट साहब, जिसको कलेक्टर कहते हैं अपने भाषा में, और लाट साहब का भी नाम सुना होगा। ब्रिटेन की जब सत्ता थी हिंदुस्तान पे तो उस समय कलेक्टर को लाट साहब बोला जाता था। तो उनमें लाट साहब बनने की, बड़े ऑफिसर बनने की एक अंदरूनी चाहत होती है। सबसे पहले आपके अंदर अगर चाहत नहीं है तो आप न तो आप टारगेट फिक्स कर सकते हैं और न तो टारगेट अचीव करने के रास्ते पे आप चल सकते हैं। आप पटना की गलियों में जाके देखें, पटना की किसी भी गली में जाके देखें तो बच्चे सवेरे 6 बजे से लेके लगातार 2 बजे तक वो पुस्तकीय ज्ञान बोलिए कीड़े के जैसे जो है ना चाटते रहते हैं। और फिर 2 बजे के बाद वो स्नान ध्यान करके जाके होटल में, मेस में जाके खाना खाते हैं और फिर वापस फिर से लॉक करते हैं। रात के 8-9 बजे तक लगातार वो अध्ययन करते रहते हैं, लगातार। ये जो कंसिस्टेंसी वर्ड जो है, लगातार शब्द जो है, ये आप में आना चाहिए, रुजना चाहिए। मराठी में बोलते हैं कि रुजला पाहिजे। कंसिस्टेंसी अगर नहीं रही, एक दिन 12 घंटे पढ़े और दूसरे दिन पढ़े नहीं या 1 घंटे पढ़े, तीसरे दिन फिर से 2-3 घंटे पढ़े, ये कंसिस्टेंसी नहीं, इसको कंसिस्टेंसी नहीं बोलते। आप रोज 4 घंटे पढ़िए, अध्ययन कीजिए, दिल से अध्ययन कीजिए, लेकिन लगातार कीजिए। और पहली बार अगर समझ लीजिए कि आप सफल नहीं हुए तो हिम्मत नहीं हारना है। दूसरी बार अगर आप सफल नहीं हो पाए तो हिम्मत नहीं हारना है। लगातार चलना है, बिना रुके, बिना थके, तब निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपने जो एम जो आपने ठहराया है अपने जीवन के लिए, वो निश्चित रूप से आप पाएंगे और प्राप्त करेंगे। और बाहरी शक्तियां जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेंगी। आज के कार्यशाला के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। डॉक्टर आदिल जीवानी जो हर ऑनलाइन जो वेबिनार होता है या वर्कशॉप होता है या कोई भी एक्टिविटी होती है, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह वो खड़े रहते हैं। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कॉमर्स की सारी फैकल्टी को धन्यवाद करते हैं। जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनका धन्यवाद करते हैं। आज के मार्गदर्शन से आपको बढ़िया लाभ होगा, उम्मीद करता हूं, और अपने 2 शब्दों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, तुमचे शब्द नेहमीच आमच्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून राहिलेले आहेत। मला एक सोहनलाल द्विवेदी यांची कविता आठवते,
कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, असाच संदेश तुम्ही तुमच्या मार्गदर्शनातून आम्हाला दिला. धन्यवाद सर. यानंतर कार्यक्रमाची सर्व सूत्र मी एकलव्य फाउंडेशनचे मार्गदर्शक विशाल ठाकरे सर यांच्याकडे सोपवतोय की विशाल ठाकरे सर यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. विशाल ठाकरे सर. सर कैन यू बी बिट लाउडर आकाश सर? हेलो, माझा आवाज येत आहे? आ रहा है सर, लेकिन थोड़ा ज्यादा आए तो अच्छा रहेगा. और एक मिनिट. अभी ठीक है? हाँ, बेटर है सर, बेटर है सर. आप स्क्रीन शेयर ऑप्शन यूज कर सकते हैं. यू आर इनेबल टू यूज दैट. ओके, या जस्ट लेट. Can you see my screen now? PPT, is it visible? Sir, have you started PPT? Yeah. PPT is not yet visible, sir. Your desktop is visible. एक मिनट. Can you check it now? Sir, you do one thing. You just start PPT first, and then you click share option. I'm doing the same one. Is it? PPT share कर. Download. Share कर. Screen share करें. चलो. Is it visible now? Can you make that full screen, sir? Is that in a PDF version? Yeah. Okay. Can you see the PPT? Just turn a slide, sir. Okay, let me just make it full screen. Now? Just turn a slide. We can see if it is working. Yes, it is working, sir, properly. Okay. Okay. So, good morning, everyone. I'm very delighted to be part of this workshop. या वर्कशॉप मराठी ना, मराठी हिंदी इंग्लिश मिक्स? हाँ सर, मिक्स लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हिंदी मराठी इंग्लिश आप. थैंक यू वेरी मच. तर आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप. स्पेशली देयर इज अ ह्यूज क्राउड. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 450-400 लोगों का क्राउड ऑनलाइन हैंडल करना. इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब. But anyways, given the changed circumstances, I would have really liked it to be a personal workshop, like personally talking, communicating, and delivering things what we expected. But given the changing circumstances, we have to do things online and virtually. So, आज के workshop का जो motivation है is to sensitize and make you aware about the opportunities in higher education, especially that falls outside the box. जो हम ट्रेडिशनली सोचते हैं, जैसे हम आई एम ऑल्सो फ्रॉम विदर्भ. आई एम फ्रॉम अ टाउन कॉल्ड अमरावती एंड आई ग्रू अप विद द सेम मेंटालिटी कि लोकल बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करना होता है, या फिर कैसे क्रॉस करना होता है. बड़ी चीज़ें होती है, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, बैंगलोर में जाके सीखना. हाउ डू वी मैनेज अवर फाइनेंसेस एंड देन व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. पहली बात तो हमको पता ही नहीं रहती है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ITI या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अलावा कौन से अपॉर्चुनिटीज है इन द चेंजिंग टाइम्स. स्पेशली हमने ग्लोबलाइजेशन तो एम्ब्रेस किया है,
लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने जो अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ लाई है, एक्सेप्ट आईटीज एंड दैट अपॉर्चुनिटीज वी कन्फ्रंट ऑन आवर एवरीडे बेसिस, उसके अलावा भी जो एक स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल जो आज का डिमांड है, उसके लिए कौन से लेवल का ट्रेनिंग, कौन से संस्था है, यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से अलग अलग कोर्सेज के द्वारा ऑफर करता है, वो हमें नहीं पता होता है। और दैट्स व्हाई वी मोस्टली एंड अप लेट्स से ग्रेजुएटिंग इन कॉमर्स, और जो ट्रेडिशनल जो डिसिप्लिन्स रही है उसके आगे जाके जो हम एडवांस ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। तो मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी हियर। लाइक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय बहुत बड़े ऑथर थे एंड he was very renowned person in the field of literature and also a philosopher. उनका एक स्टोरी है, he used to emphasize, बहुत वो लोगों को बोलते थे कि why education matters and why particularly higher education matters और continuous education matters, continuous training matter क्यों करता है। तो people used to question him कि इसका क्या importance होता है, why do you always emphasize, why do you always insist on people getting educated, why can't we live a normal life like everybody does? Okay, so then people went to him with the same question and asked him क्या फायदा होता है इससे, मतलब is there a benefit? और हम बहुत सारी चीजें हमारा बेनिफिट के हिसाब से देखते हैं कि what is the benefit that we derive from the investment we make, right? अगर आपके कॉमर्स में भाषा के बोला जाए, कॉमर्स में लैंग्वेज में बोला जाए, तो what is the return on investment that we make, right? That decides, determines your investment. आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये आपका रिटर्न डिसाइड करता है, या फिर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है इसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है। तो सिमिलर इज द केस विथ लाइफ, लाइक how much effort you take in the initial period of your life, that is in youngsters life. तो इंडिया में हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो टोटल कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, we are very young people, so how do we channelize the energy of young people more than let's say productive population जिसको कहते हैं, that falls between to let's say 16 to 40, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा बलस्थान है, वो बलस्थान को हम हमारे देश नेशन बिल्डिंग में कैसा यूज कर सकते हैं। आकाश सर, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट सर, पर आपकी वॉइस कम आ रही है, थोड़ा आपको लाउडर होना पड़ेगा। ऐसा आवाज बढ़ो। हाँ सर, या फिर आपके हेडफोन्स जो है हाँ, वो रिप्लेस कर दीजिए। नाउ इज इट ओके? हाँ बेटर है सर। हाँ ओके। ब्रेक हो रहा है या फिर आवाज ठीक से नहीं, आवाज कम आ रही, ब्रेक नहीं हो रहा सर। ओके, आवाज कमी येते ते याच्यामध्ये सेटिंग मध्ये काय ऑप्शन आहे? लाउड नहीं है सर आपकी आवाज। हाँ ओके, आई विल ट्राई टू बी लाउडर। हेलो, अभी आ रहा है? अभी सही है सर। Okay, then I am removing my earphone and using the computer speaker. Okay. So yes, I was telling you the story of Leo Tolstoy and importance की education का importance क्या होता है, continuous education का importance क्या होता है. People went to him and asked him the same question. तो उन्होंने बोला कि मतलब क्यों लेना चाहिए एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन क्यों लेना चाहिए, अच्छे संस्थाओं में क्यों जाना चाहिए, अच्छे वातावरण में क्यों जाना चाहिए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, he showed them जो लोहे का टुकड़ा होता है, he showed them लोहे का टुकड़ा and told him, asked them कि ये क्या है। तो people answered it कि it is लोहे का टुकड़ा है। तो बोले if you sell it in the market, if you sell it, आपको कितना पैसा मिलेगा। तो बोले थोड़ा सा पैसा मिलेगा। Then he asked a question again कि अगर इसका आप ये लोहे के टुकड़े को अगर आप थोड़ा सा उसको अच्छा कुछ वेपन बनाते हैं, कुछ जरूरी चीज बनाते हैं, वो बाय प्रोसेसिंग इट और बहुत सारा कुछ करके उसके ऊपर प्रोसेस करके अगर आप उससे कुछ अच्छा बनाते हैं which could be utilized for human life और अच्छा चीज करने के लिए, तो आपको कितना पैसा मिलेगा after you sell it in the market। तो of course people answered कि बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा।
लेटर ऑन ही अगेन कि अगर आप इससे कुछ घोड़े के पैर वाला जो नाल बनाते हैं तो आपको और ज्यादा पैसा मिलेगा। तो सिमिलर प्रिंसिपल अप्लाइज टू एजुकेशन। the more and more value addition you do to your personality, the more जितना आप वैल्यू एडिशन करेंगे, और वैल्यू एडिशन कैसा करेंगे, वैल्यू एडिशन करना मतलब कुछ तो नहीं सीखना है। जो ट्रेडिशनल आउट ऑफ थिंकिंग जो होता है, बॉक्स के बियॉन्ड जाके जो नई चीजें होती है, नया नॉलेज होता है, वो कैसे हम हमारे पर्सनालिटी में और हमारे नॉलेज बेस में ऐड करें, वो नॉलेज बेस ऐड करने के लिए हमको कहाँ जाने की जरूरत होती है, that is something one requires in today's time। जो वैल्यू एडिशन करना है वो अच्छे संस्था में जाके कैसे कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इंजीनियरिंग इज कंसिडर्ड एज एन लाइक इंडिया में या फिर विदर्भ का ट्रेंड देखा जाए तो कॉमर्स, ये ग्रेजुएशन के बाद में क्या, और हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज कितने। तो हमारे देश में ओनली 780 यूनिवर्सिटीज है कैटरिंग टू द मोर देन 20 करोड़ यूथ। मतलब 20 करोड़ का जो यूथ का आबादी है, जो 15 से 40 ये एज ग्रुप में समाविष्ट होता है, जो जिसका दैट फॉल्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 टू 40, इनको कैटर करने के लिए, इनको ट्रेन करने के लिए वी ओनली हैव 780 यूनिवर्सिटीज। ओके, और अगर आप अमेरिका का देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अमेरिका अलोन हैज मोर देन 5000 यूनिवर्सिटीज। तो देयर इज अ ह्यूज गैप। मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट में हमको अच्छे जगह जाना है, राइट। हाउ डू आई, यस, तो क्यों जाना चाहिए हमें, राइट। व्हाट शुड बी द मोटिवेशन, कि जब हम सोचते हैं कि अरे सब टाउन में अवेलेबल हो रहा है, मेरा घर टाउन में है, और सब कुछ मेरा इधर मेरे घर के पास अगर मिल रहा है, तो व्हाई शुड वी मूव, बिकॉज वी ऑलवेज सीक फॉर कंफर्टेबल लाइफ, और कंफर्ट हम सीख करते हैं। तो मुझे एक बात बताना है कि वन नेवर ग्रोज, किसी का भी ग्रोथ जो होता है, इंडिविजुअल नेवर ग्रोज व्हेन दैट पर्सन इज सीकिंग फॉर कंफर्ट। ओके, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विच इज योर लोकल। ओके, अगर आप लोकल से बाहर निकलेंगे तो आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। और ये यूनिवर्सिटीज में ग्लोबल एक्सपोजर क्यों मिलता है, because these universities consisted are composed of an individuals। अगर आप imagine करो, आप जैसे IIT में पढ़ रहे हो या फिर टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इज वन ऑफ द वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन इंडिया, जिसमें अराउंड मोर देन 50% 55 मास्टर कोर्सेज चलाते हैं। अभी ये मास्टर कोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे इट रेंजेस फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट ये एक डिसिप्लिन हो सकता है क्या करियर का, ये भी हमें पता नहीं होता है। सो वी हैव एन मास्टर्स कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, और हम कॉमर्स है तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं क्या। जैसे वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस नाम का हमारे टाटा इंस्टीट्यूट में कोर्स है। ओके, सो हु कुड डू दैट? Why should one do that? Because water is becoming the very critical pressing concern in today's times। मतलब आज का अगर देखा जाए तो अगर समर जब आता है तो वाटर क्वेश्चन becomes very challenging in terms of distribution और अवेलेबिलिटी एक्सेस। तो ये सारे जो समस्याएं हमारे देश में जो आ रही है, ये समस्याएं को समझने के लिए और इसको सॉल्यूशन देने के लिए ये अनेक टाइप के जो अच्छे एडवांस लेवल के कोर्स है, ये अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। जो मैं टिस में पढ़ाता हूँ, टीचर टाटा इंस्टीट्यूट। अगर आपका कॉमर्स है तो आपका हमारा जो टाटा इंस्टीट्यूट का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एमए जो एचआर का कोर्स है, एचआरएम एंड लेबर रिलेशन, it is one of the topmost course in India. Even it is rated higher than IIM Ahmedabad. Okay, and India में जितने भी HR मैनेजर टॉप कंपनीज में बैठे हुए हैं, it comes from Tata Institute. So why don't we मतलब HR ही करना है तो
इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से क्यों नहीं करना चाहिए? व्हाई डू वी एंड अप इन नागपुर यूनिवर्सिटी? और इफ देयर इज नो ऑप्शन देन दैट इज फाइन, बट लेकिन मुझे जो करना है वो मुझे करने के लिए वो बेस्ट प्लेस कहाँ होगा, वो जो बेस्ट ट्रेनिंग देगा मुझे जो करना है, वो चीज की बेस्ट ट्रेनिंग मुझे कौन सी संस्था दे सकती है, और वो संस्था में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसीलिए आज का वर्कशॉप है। इसीलिए आपको पहले तो हम सेंसिटाइज और अवेयर करने वाले कि हाउ शुड वी अप्रोच थिंग्स, ओके, बिकॉज हमारा अप्रोच एक बहुत क्लोज रहा है, जो एक लिमिटेड और ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन मोस्टली पीपल प्रिफर टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके अलावा उनको दिखता ही नहीं है कुछ। ओके, सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लाइक why do we need to get into good universities? तो local to global exposure होता है, you get to learn about many things. तुम्हारा classroom composition बहुत diverse होता है। Like I tell you my story. When I went to Tata Institute or I also studied in Berlin, मेरे क्लास के लोग जो थे अलग अलग जगह से आए थे, अलग अलग राज्य से आए थे, अलग अलग देश से आए थे, and you get to learn many things. इसीलिए if you study in Nagpur, then you only get to you study in a similar environment जहाँ पे आपको डाइवर्सिटी नहीं सीखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, एंड देन आपका लर्निंग जो होता है वो लिमिटेड होता है। द मोर डाइवर्स एनवायरनमेंट यू गेट एसोसिएटेड, आपका वैसा हॉरिजन जो होता है वो ब्रॉडन हो जाता है। ओके, पर्सनलाइज जो लर्निंग होता है, एम आई ऑडिएबल? यस सर। हाँ, ओके। सो पर्सनलाइज जो लर्निंग होता है वो आपको टैलेंटेड तो बना सकता है, इट कैन मेक यू अ बेटर पर्सन, बेटर स्टूडेंट, to be able to score well in your math tests or your another sort of test. लेकिन आपको social skills जो होते हैं, like decision making, because decision making requires you to have the skills which is connected to social. Like decision making cannot be learned alone. आपके कंप्यूटर के साथ में BYJU का कोर्स करके decision making आप नहीं सीख सकते हो। The principles of decision making सीख सकते हो, लेकिन the practice of decision making depends on your learning where you are surrounded with the peers. जो आपका नेटवर्क होता है उसके साथ डिपेंड होता है कि हाउ डू यू मेक डिसीजंस इन कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स। ओके, तो why should we select good universities? Because हमारे इंडिया में एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना लो हो चुका है कि हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 200 या टॉप 300 में नहीं है। इट इज ओनली IITs, इट इज ओनली सम ऑफ द की इंस्टीट्यूट्स जो टॉप 500 में आता है। मतलब हमारा जो एजुकेशन का क्वालिटी है, इससे हमको समझ सकता है कि इंटरनेशनल पैरामीटर से हम कितना पीछे हैं। देन व्हाई शुड वी aim for big universities? Why not outside also? Why not we focus on studying outside जहाँ पे बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिले? Why don't we think about Harvard, Oxford और MIT for that matter? और यहाँ पे जाने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमको सोचना चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। आप अगर सोचते हैं, जैसे वी आर एक अंदाजा है यूनाइटेड नेशन का कि बाय 2050 हाफ ऑफ द इंडिया विल बी अर्बनाइज, मतलब 60% इंडियन अर्बन पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो ये अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन जब आएंगी तो बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो हाउ आर वी गोइंग टू इनकॉर्पोरेट, अकोमोडेट दिस पॉपुलेशन इनटू सिटीज? तो इसका स्टडी करने के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट बेंगलोर में ओपन हुआ है, विच इज कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, IIHS, जो बहुत सारे मतलब वैरायटी ऑफ कोर्स रन करता है। MA in urban practice, MSc in urban practice, उनके पास बैचलर कोर्स भी they are starting from next year. So why don't we also think about these courses as a bachelor opportunities that also makes us employable? अगर employability ही हमारा concern है,
कि मेनी कॉर्पोरेट्स कंप्लेन करते हैं कि इंडियन ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, दे आर एजुकेटेड वेल बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल बिकॉज यू डोंट हैव एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेट्स। सो ये जो गैप जो है हमको ब्रिज करने के लिए या फिर फिल इन करने के लिए वी हैव टू एम हाई। जैसे आई वुड एनकरेज यू टू इवन थिंक अबाउट लेट्स बिग यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड, और वो एम सेट करना चाहिए हमने कि इवन आई हैव सीन द इंस्टीट्यूट जो वहां पे किलोमीटर्स बताते हैं कि मेरे यहाँ से इतना कितना कितना दूर है, एंड देन व्हाट आर द कोर्सेज देयर। अगर आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट का स्मार्ट यूज आप कैसे कर सकते हैं। इट इज योर फोन इज नो लॉन्गर अ मोबाइल फोन, ओके, इट हैज बिकम अ स्मार्टफोन। अर्लियर जो फोन होता था उसको मोबाइल कहते थे क्योंकि वो मोबाइल होता था, मतलब इट हैज एन मोबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन अभी जो आपका फोन है वो जो है वो स्मार्टफोन है, इट इज स्मार्ट, इट टेल्स यू व्हाट यू लाइक, इट टेल्स योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो वो स्मार्टफोन का उपयोग हम कैसे करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी हमारा कमजोरी कहाँ पे है, मतलब टू मेक सच डिसीजंस हमारा कमजोरी कहाँ पे है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम क्या होते हैं कि वी आर ट्रैप इन द बाइनरी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, मतलब यही प्रयत्नांची सुंदरता आपल्याला कधी सांगितली जात नाही आणि सक्सेस आणि फेल्युअर मध्येच आपल्याला अडकून ठेवलं जाते। आयदर यू कॅन बी सक्सेसफुल और यू कॅन, बट हाउ मेनी पीपल हॅव रियली thought about the beauty of efforts? Have we really tried? मी प्रयत्न करतो आहे, मी फुल प्रयत्न करतो आहे आणि मला सक्सेस मिळेल, फेल्युअर मिळेल, दॅट इज अनदर थिंग, बट प्रयत्न करणं हा सुद्धा एक ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स असू शकतो। तुम्ही कुठे अप्लाय करत नाही, तुम्ही हार्वर्ड केम्ब्रिजला अप्लाय करत नाही, तुम्ही टाटा इन्स्टिट्यूटला अप्लाय करत नाही, तुम्ही JNU ला अप्लाय करत नाही, किंवा तुम्ही चांगल्या IITs ला युनिव्हर्सिटीमध्ये अप्लाय करत नाही, ओके। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सारखा कोर्स आमच्या टाटा इन्स्टिट्यूट मध्ये आहे, ज्याच्यामधून तुम्ही सोशल एंटरप्रेन्योर बनू शकता इफ यू आर अ कॉमर्स स्टुडंट अँड इफ यू हॅव, तुमच्याकडे जर एखादी बिझनेस आयडिया असेल जी सोशली इम्पॅक्टफुल असेल, ज्याचा सोशल इम्पॅक्ट होत असेल, म्हणजे बिझनेस कॅनॉट शुड नॉट रन इन आयसोलेशन विथ सोसायटी और ओनली फॉर द प्रॉफिट मोटिव्ह साठी ते नसलं पाहिजे, तर इट शुड ऑल्सो हॅव एन सोशल इम्प्लिकेशन्स benefiting society at large, and then some sort of return that you may derive from your business activity. तर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सारखा कोर्स जर तुमच्यापैकी एखाद्याला वाटत असेल की व्हॉट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सो दॅट गिव्ह यू ट्रेनिंग फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर। स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी सारख्या मोठ्या मोठ्या युनिव्हर्सिटीज आर रनिंग MBA कोर्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। हा, मग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप साठी काय स्किल्स लागते, तुम्हाला काय पद्धतीचं ट्रेनिंग लागते, या सगळ्यांचं एक सायंटिफिकली आणि इंटेन्सिव्ह ट्रेनिंग तुम्हाला 2 वर्षामध्ये अशा संस्थांमध्ये शिकायला मिळत असते। आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला, तुमच्याकडे जर चांगली एखादी क्रुशियल आणि चांगली आयडिया असेल तर तुम्हाला फंडिंग सपोर्ट, म्हणजे तुम्हाला जो इन्स्टिट्यूशनल लोन असो किंवा बँकिंग सपोर्ट जो असतो तो पण प्रोव्हाइड केला जातो अशा संस्थांमध्ये। व्हॉट यू नीड इज अ गुड आयडिया, ओके। समटाइम्स having a good idea in small town does not make people aware about your potentials, लेकिन आप जब बड़े टाउन में जाके आपके पास का आइडिया लोगों को बताते हैं और उसका सोसाइटल इम्पैक्ट जब बताते हैं तो इट मेक्स अ डिफरेंट इंप्रेशन ऑन द पीपल कि बंदे में कुछ अलग सॉर्ट ऑफ थिंग जो ये बात कर रहा है, ओके। जब आपके पास टाइटल होता है, लाइक व्हाई IITians की आइडिया ही सबसे ज्यादा क्यों क्रेडिबल मानी जाती है, व्हाई नॉट लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज का जो आइडिया होता है वो उसको ज्यादा फंडिंग नहीं मिलता है, सीट फंडिंग नहीं मिलता है, तो बिकॉज IITs हैव सेट देमसेल्व्स, एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ क्रेडिबल प्लेस जहाँ पे एक ऑथेंटिक रिसर्च होता है और हाई क्वालिटी रिसर्च होता है, जो उसका कॉन्फिडेंस, उसका ट्रस्ट वर्दीनेस दिस इंस्टीट्यूशंस हैव एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट और इन द सोसाइटी। हाँ, तो इसीलिए हमको ये ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ पे हमको टेक ऑफ मिले, ओके। तो दैट इज व्हाई प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स आर इम्पोर्टेंट, ओके। फिर मुझे इकोनॉमिक्स अगर करना है तो इकोनॉमिक्स के सेक्टर में भारत का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, ओके। तो वो अगर मुझे नहीं पता होगा तो हाउ आई शुड गूगल इट, लाइक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, इकोनॉमिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। सो यू मे कम अक्रॉस लाइक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च जो मुंबई में है, जो RBI का इंस्टीट्यूट है,
जहाँ पे आपको एमएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमेट्रिक्स, एमएससी इन फाइनेंस, इसके बाद में अगर आप ऐसे कोर्सेज करते हो तो आप सडनली इफ यू वांट टू एंड अप इन अ कॉर्पोरेट में बहुत बड़े पैकेज के साथ आप वहां पे एंड अप कर सकते हो। आपको रिसर्चर बनना है, इकोनॉमिस्ट बनना है, आप पीएचडी के लिए बाहर जा सकते हो। कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IITs है, वहां पे इकोनॉमिक्स में भी पीएचडी होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। पब्लिक पॉलिसी इज इमर्जिंग एज एन वन ऑफ द क्या बोलते हैं पॉपुलर ऑप्शंस अमंग यंगस्टर्स। अभी पब्लिक पॉलिसी जो सेक्टर है, मतलब बहुत सारी पब्लिक पॉलिसी जो है आर ड्रिवन विद एन इंटेंशन टू बेनिफिट जो एक कॉमन मास होता है। बहुत सारी पब्लिक पॉलिसीज आ रही है। तो रिसेंटली देयर आर मेनी पब्लिक पॉलिसी स्कूल्स जो इंडिया में खुले हैं। IIT बॉम्बे में MA इन पब्लिक पॉलिसी है। तो MA, why don't we consider MA in public policy as an option after our graduation? मतलब हमको क्यों MSc करना है या फिर क्यों MCOM करना है, उसके बाद में प्रॉस्पेक्टस क्या है और उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज क्या होने वाली है, इसका हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है क्या? एंड इफ नहीं किया है तो करना नहीं चाहिए क्या? मतलब where are we going? तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो we have to make use of it. ओके तो ये जो बाइनरी जो है सक्सेस एंड फेल्यूर का, ये बाइनरी से हमने पहले तो बाहर निकलना चाहिए। एंड ब्युटी ऑफ अटेम्प्ट जो है, प्रयत्नांच्या सुंदरतेला आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। ओके तर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड इज you need to create a passion. Okay, that what do you want to do after your bachelor's or undergraduate degree? Okay, and then passion is not enough. You have to create your own information base. Okay, first of all, if you decide कि मुझे ये करना है, let's say मुझे सोशल वर्क करना है, एज एन प्रोफेशन आई वांट टू, अभी मैंने कॉमर्स कर लिया है, कॉमर्स में मेरा मन नहीं लग रहा है एंड आई वांट टू डू अ डिग्री इन सोशल वर्क बिकॉज सोशल वर्क। और एक अनदर सेट ऑफ हमारे बायसेस जो होते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे इंडिया में डिसिप्लिनरी हायरार्की जितना रिजिड है कि वी इंफीरियराइज वन डिसिप्लिन ओवर अदर्स। मतलब साइंस वाले लोग जो होते हैं वो सोशल साइंस को डिवैल्यू करते हैं, कॉमर्स वाले लोग जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट इन दिस ग्रेट बिजनेस ऑफ इंफीरियराइजिंग और डिवैल्यूएटिंग अदर डिसिप्लिन्स लाइक आर्ट्स जो सोशल साइंस होते हैं। वर्ल्ड बैंक में बैठने वाले बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट आर साइकोलॉजिस्ट। ओके, दे आर कंबाइनिंग साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर एंड ट्रेसिंग द बिहेवियर ऑफ फर्म्स एंड देयर क्या बोलते हैं उसको, देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस and what their revenue generation and how they treat their employees and all. Okay, so this is not that come out of this biases कि एक डिसिप्लिन को कोई स्कोप नहीं होता है और दूसरा डिसिप्लिन ही अच्छा होता है। ये बायसेस के वजह से हम समटाइम्स हमारा इंटरेस्ट किल करते हैं, मर्डर करते हैं, we murder our own interest because of the biases that we are surrounded and confronted by. Okay, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि if you like psychology, there is a wonderful sector called corporate business psychology. Okay, साइकोलॉजी का बिजनेस में भी कैसा यूज हो सकता है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग है, मास्टर्स प्रोग्राम है। ओके, एंड यू कैन बिकम मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेके आप उसमें बहुत अच्छा करियर कर सकते हैं। अभी ये जो होता है ये हमको समझ में नहीं आता है, कैसे अच्छा करियर कर सकते हैं। तो लेट्स इमेजिन दैट यू लाइक साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में मुझे, अगर मैंने बैचलर्स नागपुर से किया है तो मुझे अच्छा ट्रेनिंग जो है साइकोलॉजी का और एडवांस ट्रेनिंग लेने के लिए कौन सी जगह जाना चाहिए एक्सेप्ट नागपुर यूनिवर्सिटी आफ्टर एंड एक्सेप्ट MA। तो फिर मैं सर्च करूंगा कि ओके व्हाट आर द एवेन्यूज इन साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज इमर्जिंग एज एन वेरी पॉपुलर सेक्टर और डिमांडिंग प्रोफेशन इन टुडेज टाइम। उसके बाद में काउंसलिंग जो है इट इज आल्सो इमर्जिंग एज एन वेरी डिमांडिंग सेक्टर। मतलब देयर आर वेरी बहुत सारे जॉब्स है काउंसलिंग सेक्टर में। आई सी ऑन एन एवरीडे बेसिस काउंसलिंग सेक्टर में बहुत सारे जॉब है। उसके बाद में
फिर ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है, इसका ट्रेनिंग मुझे कहाँ मिलेगा, कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे कोर्सेस ऑफर करते हैं और बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से? तो मुंबई यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजी है, उसके बाद में टाटा इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल साइकोलॉजी है, उसके बाद में चेन्नई का बनियान इंस्टीट्यूट है, वहां पे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंसेस निम्हांस जो है बैंगलोर का, वहां पे मुझे साइकोलॉजी का एडवांस ट्रेनिंग मिलता है, जो बहुत भारत की टॉप मोस्ट बॉडी है जो मेंटल हेल्थ रिसर्च में एंगेज होते हैं। फिर वहां पे कौन सा टाइप का कोर्स मुझे अच्छा रहेगा, उसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉस्पेक्टस क्या है, तो वो दैट यू हैव टू हंट, यू हैव टू सीक मेंटरिंग। मतलब जो एकलव्य हम फाउंडेशन के द्वारा जो चला रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उसका मोटिवेशन यही है कि वी वांट टू इन अ वे बर्न एंड क्या बोलते एनर्जी विद इन यू, activate an energy within you that you become your own search engine. Okay, and we want to bring you think out of the box, especially when you're planning on deciding your careers or looking for new opportunities. जो आपको अगर इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जब चाहिए तो you can always be in touch with us that what are the avenues, और उसके बारे में डिटेल जो जानकारी होगी तो आपको आप नेक्स्ट वर्कशॉप में वगैरह हम दे सकते हैं। लेकिन आज का जो मोटिवेशन है is to sensitize you, okay, is to make you think, is to make you push thinking outside of the box. Okay, so become your own search engine. Okay, make smartphone, make use of smartphone, pursuit of hunting opportunities. So you have to keep on hunting opportunities. You cannot be satisfied in your town. You should not be satisfied in your town. At least जैसे सर ने आपको बोला है कि शुरुआत में ही उन्होंने बोला है कि you should not be satisfied. If you're satisfied fine enough, then the growth is not possibility. And growth becomes a possibility only when you're unsatisfied. Okay, जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो ग्रोथ इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ओके, सो जैसे टाटा इंस्टीट्यूट में अलोन 45 मास्टर कोर्सेस है, राइट फ्रॉम अर्बन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, राइट फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट फ्रॉम वाटर पॉलिसी, राइट फ्रॉम रेगुलेटरी गवर्नेंस, लेबर स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज, ये सब मास्टर्स लेवल के कोर्स है। नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस, अभी जो हमारा सोसाइटी में जो नेचुरल रिसोर्स है इसको कैसे गवर्न किया जाए, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और इसको कम्युनिटी और गवर्नमेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत बार, जैसे आदिवासी लोगों के फॉरेस्ट में जब गवर्नमेंट कुछ मतलब आदिवासी एंड गवर्नमेंट ऑफन कम इन कॉन्फ्लिक्ट, जब व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, तो इसको मैनेज कैसे किया जाए, इसका सोसाइटल यूज के लिए कैसा उपयोग किया जाए, इसके लिए जो है ये बहुत सारे कोर्सेस हैं। मतलब JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सार्क यूनिवर्सिटी है, मतलब साउथ एशियन जो यूनिवर्सिटी है, जो 7 राष्ट्रों ने यूनिवर्सिटी बनाया है वो दिल्ली में, वहाँ पे सार्क यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको साइंस बेस्ड भी कोर्सेज बहुत सारे मिलेंगे। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने बताया कि अर्बन प्रैक्टिस वाला जो कोर्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स IIHS बैंगलोर है, APU जो है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर में नया यूनिवर्सिटी ओपन अप हुआ है, विच इज रनिंग वेरी, मतलब अगर किसी को लॉ करना है, किसी को अंडर ग्रेजुएट भी करना है, अंडर ग्रेजुएशन में APU के बहुत सारे लिबरल आर्ट्स वाले कोर्सेज हैं जहाँ पे आप केमिस्ट्री और सोशियोलॉजी कैन स्टडी टुगेदर, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी आप साथ में सीख सकते हो, देयर आर नो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज देयर। तो ये जो फिजिक्स एंड सोशियोलॉजी आप साथ में सीख सकते हो, ये जो नए नए एवेन्यूज आपके लिए जो ओपन हो रहा है, जैसे आपको किसी को अगर जर्नलिज्म करना है, जैसे मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कॉमर्स, तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जब आप इकोनॉमिक जर्नलिज्म जैसे अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस रिपोर्टिंग जैसे अपॉर्चुनिटीज होती है, तो आप कहाँ जाए ऐसे ट्रेनिंग लेने के लिए, आप कहाँ जाए? तो एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो चेन्नई में है, जो एशिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, वहां पे आप उस कोर्सेज सर्च कर सकते हैं। ओके, नेशनल लॉ स्कूल है, मतलब अगर किसी को लॉ में इंटरेस्टेड है तो देयर आर मेनी सेवरल काइंड्स ऑफ कोर्सेज दैट इज रन इनटू लॉ स्कूल। इंडिया में 8 से 9 लॉ स्कूल है जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ कोर्स राइट फ्रॉम द पब्लिक पॉलिसी,
लॉ का सोसाइटल इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट क्या होता है, ये सब चीजों की जानकारी आपको और ट्रेनिंग ओएससी स्कूल में मिलता है। किसी को अगर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, फैशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो अहमदाबाद में है, वहां पे आपको हायर लेवल का ट्रेनिंग मिलता है, मतलब एडवांस लेवल का ट्रेनिंग मिलता है। किसी को फिल्म में इंटरेस्ट है तो FTII जो है फिल्म एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किसी को एडिटिंग सीखना है, किसी को डायरेक्शन सीखना है, किसी को स्टोरी राइटिंग सीखना है, तो FTII में आप सीख सकते हैं। किसी को पॉपुलेशन समझना है, पॉपुलेशन, हमारे देश का पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, उसके चैलेंजेस क्या है, हेल्थ प्रोफाइल देश का कैसा है, तो हमारे टाटा इंस्टीट्यूट के बाजू में ही दूसरा अच्छा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है विच इज कॉल्ड IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, जहाँ पे आपको MSc कोर्स होता है। बीकॉम के बाद में भी आप MSc पॉपुलेशन साइंस कर सकते हैं और उसके बाद में आपको बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होता है। अभी ये कोर्स करके आपको क्या मिलने वाला है, जैसे आप जैसे ये एडवांस लेवल के कोर्स करते हैं, जैसे इमेजिन दैट इफ यू आर डूइंग MA इन पॉपुलेशन स्टडीज इन IIPS, तो मुझे ये कोर्स में बेनिफिट क्या होने वाला है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बेनिफिट के साथ मुझे एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉस्पेक्टस क्या मिलने वाले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे लेवल के कोर्स करते हैं जो हमें बताया नहीं जाता है यूजुअली, और हमें हमारे पास वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ होती है, ठीक है। मेन क्वेश्चन इज दैट वेयर डज इट टेक मी इवेंचुअली, क्योंकि दैट इज द वेरी इंट्रिगिंग क्वेश्चन दैट वी आर ऑलवेज surrounded by, people asked us that question. Okay, तो imagine that you are doing an MA population science in IIPS, उसके बाद में मुझे अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलती है, तो इंडिया में जो सेंसस होता है, जो इंडिया का जो पॉपुलेशन मिनिस्ट्री होता है, दे रन वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स एंड वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। जैसे आपका, अगर आपने NFHS सुना होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसमें जो होता है वो पूरे देश का हेल्थ प्रोफाइल वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। हमारे देश में एनीमिया कितना है, हमारे देश में जेंडर रेशियो क्या है, हमारे देश में कौन सी बीमारियां कौन से लेवल पर है। तो ये जो हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने वाले लोग होते हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, हमारे देश का फर्टिलिटी रेट क्या है, ये सब करने के लिए जो होता है ये प्रोफेशनल्स लगते हैं, और ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको दिया जाता है ऐसे इंस्टीट्यूट में। तो फिर आपको ये प्रोजेक्ट्स में वगैरह आप एंड अप कर सकते हो, पॉपुलेशन एक्सपर्ट बन सकते हो, मतलब माइग्रेशन हो रहा है, जो अलग अलग हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है, इश्यूज जो आ रहे हैं, उसका सोसाइटल रिलेशन एंड डेवलपमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज में आप मतलब एंटर कर सकते हो, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ओके, जैसे नहीं, अभी अगर आपको सपोज थोड़ा ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी वाले कोर्स सपोज चाहिए होंगे, इफ यू आर लुकिंग फॉर इमीडिएट एम्प्लॉयबिलिटी, जैसे नया यूनिवर्सिटी खुला है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस। अगर किसी को क्रिमिनोलॉजी समझना है तो हमारे टाटा इंस्टीट्यूट में मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ क्राइम इन आवर सोसाइटी एंड हाउ डू वी एड्रेस the changing dynamics of crime in our society, what is the society crime relation जो है, मतलब जो गुनहगार होते हैं वो क्यों गुनहगार बनते हैं, और उनका फिर रिहैबिलिटेशन करने के लिए एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमें क्या करना चाहिए, इसका ट्रेनिंग भी आपको, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको मिल सकता है इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दिस इश्यूज, और इसको अगर पार्टिसिपेट करके सॉल्व करने में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो ऐसे क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, सोशल वर्क इन क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस ऐसा कोर्स हमारे इधर है। MSc इन क्रिमिनोलॉजी जस्टिस ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में है। BA इन सोशल साइंसेस यहाँ पे है। ये पुलिस और क्रिमिनोलॉजी जस्टिस का ये एक नया यूनिवर्सिटी खुला है 2 साल पहले, जो होम मिनिस्ट्री अंतर्गत अंडर चलता है। ओके, BA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसा कोर्स यहाँ पे है। जैसे अभी यू कैन सी मेनी बिग मॉल्स कमिंग अप, मेनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स जो होते हैं, तो यहाँ पे जैसे BA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसा कोर्स है, मतलब आपको जो एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी को इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब नॉट नेसेसरीली क्रिटिकल थिंकिंग, तो आप ऐसे कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, मतलब स्पेशली इफ यू आर लेट्स से लुकिंग फॉर
better employment prospects immediately after your graduation. जैसे ये और अनेक टाइप का जो प्रोग्राम है, मीडिया में अगर किसी को एंटर करना है, एमए इन मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज टाटा इंस्टीट्यूट में, एमए इन इकोनॉमिक्स है, एमए इन पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस है, ओके, एमए इन सोशल वर्क है, ये जोधपुर यूनिवर्सिटी का कोर्स है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया में अराउंड 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज रन करते हैं, and they have a master's program. So if you want to do masters, why not do it in some good universities and get a very good orientation of the courses, new setting, new learning environment जो होता है, वहाँ पे हम क्यों कोशिश नहीं कर सकते? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर के कोर्सेस है, ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। जैसे एचएसएस के बारे में मैंने बताया था, आईआईटी में भी मास्टर कोर्सेज चलते हैं सोशल साइंसेस में, ओके। जैसे आईआईटी गांधीनगर में एमए इन सोसाइटी एंड कल्चर है, तो इस कोर्स में अगर आपको पढ़ना है तो हर साल एडमिशन होता है। सोसाइटी में इंटरेस्ट रखते हैं, कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, हाउ सोसाइटी एंड कल्चर इज इंटरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशंस। इसके बाद में आपको अच्छा एम्प्लॉयबिलिटी प्रोस्पेक्ट भी रहता है। तो जैसे गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमए इन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट है, फिर पीएचडी इन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। तो ये ऐसे जो अनेक लेवल के कोर्सेज जो है, जैसे आईआईटी का हैदराबाद में मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज है। ऍडमिट वाला नवीनच काम चालू करू बघा। हेलो, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Please continue. Yeah, I'll finish in 10 minutes. Yeah, IITs में now IITs are also in a way बहुत सारे innovative courses introduce कर रहे हैं। Recently IIT हैदराबाद ने 2019 में डेवलपमेंट स्टडीज कोर्स, और ये कोर्स बहुत सारे इंजीनियरिंग की जो ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे हैं वो भी ये कोर्सेस में आते हैं। तो हमारा जो एक ट्रेडिशनल हमारा जो अप्रोच है, स्पेशली कॉमर्स है तो फिर कॉमर्स ही करना है ना आगे, मेरे को दूसरा स्कोप क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉमर्स के बाद आप डेवलपमेंट स्टडीज भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग के बाद आप सोशल वर्क भी कर सकते हो। मतलब हमने टाटा इंस्टीट्यूट में ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग देखे जो इंजीनियरिंग करके एनआईटी में पढ़ के सोशल वर्क करने आए, बिकॉज दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी एंड दे वांटेड टू यूज देयर इंजीनियरिंग स्किल्स आल्सो for society and acquire professional training of social work, because social work enables you to participate in the societal function. वो आपको उसका ट्रेनिंग देता है, and then you can utilize your engineering skills in society. Okay, अगर सिर्फ engineering skill मतलब that makes a combination of social science and technical science together and probably bring the best person outside inside in you, right? जब आप socially sensitive भी होते हो और आप सोशली या टेक्निकली ट्रेन भी होते हो, तो आपका इनोवेशन जो होता है उसका इम्पैक्ट अलग रह सकता है। मतलब आप ओआरएस का अगर स्टोरी पढ़ेंगे, जो 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 डिहाइड्रेशन वाला जो पाउडर है, वो एक जो साइंटिस्ट ने बनाया था, he made it freely available, मतलब उस पे कॉपीराइट्स ने नहीं रखा, क्योंककि he went to an Africa and he realized that कि यार बच्चे मर रहे हैं because of this disease. And then he undertook a research. उन्होंने research किया and then he invented something called ORS. And he made it freely available to everybody. That is why ORS आपको सस्ता मिलता है, क्योंकि he was that scientist who invented the ORS was very sensitive enough. He saw the reality outside कि लोग मर रहे थे. People did not have an access to, let's say, dehydrating powders and all जो होता है medicine. अगर उसने उस पे कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आना रहता है तो प्रॉब्ली इट वुड हैव बीन एज एक्सपेंसिव एज द अदर मेडिसिन जो हमको मार्केट से महंगे प्राइस में खरीदने पड़ते हैं। तो समटाइम्स लाइक बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स सोशल रियलिटीज जो है also can bring you a better and informed person within you, and जो यहाँ पे अच्छे यूनिवर्सिटीज में आपको मोल्ड कर सकता है। ओके, जैसे मैंने बताया था कि एमएससी इन अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी जो है, अभी अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी क्या होता है? द नेचर ऑफ क्राइम इन आवर सोसाइटी इज चेंजिंग। साइबर क्राइम आ रहा है,
सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही सर. Not only graduate. Hello? Yes sir. Yeah, I was disconnected. Is it okay now? Yes sir. Yes sir. Oh, I have to. PPT is visible? Yes sir. Okay. Yes. So yeah, this was up until India. तो अभी फॉरेन में किसी को जाना है, मतलब if somebody wants to study outside इंडिया, तो ये वहाँ पे भी क्या अपॉर्चुनिटीज है? आपको लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए क्या कौन सी चीजें जरूरत है? तो आपको IELTS देनी होती है, मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो है, जो ब्रिटिश काउंसिल एग्जाम कंडक्ट करता है, वो आप होती है। जैसे US में जाना है तो आपको GRE GMAT देनी होती है अगर आपको मास्टर कोर्स के लिए US जाना है। ओके, मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा, देन आई विल क्लोज इट। दिस गाय वाज अ ट्राइबल गाय। अभी ये फिलहाल में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में MSc इन एंथ्रोपोलॉजी कर रहा है। एंड दिस गाय वाज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, मतलब इंजिनिअरिंग कर रहा था। आणि ही कम फ्रॉम ट्रायबल बॅकग्राऊंड, आदिवासी समाजातून आलेला पोरगा आहे केरळाच्या, म्हणजे कमिंग फ्रॉम एन एक्स्ट्रीमली हंबल बॅकग्राऊंड. ओके, त्याच्या घरी प्रचंड गरिबी आणि अल्कोहोलिझमचं प्रमाण त्याच्या समाजात सोसायटीमध्ये जास्त प्रमाणात होतं. आणि अशा वेळेस या मुलांनी म्हणजे ऍडमिशन कशी मिळवली असेल? ही डिड इज इंजिनिअरिंग, ऑफकोर्स वर्किंग पार्ट टाइम अँड ऑल. अँड देन वाय डिड ही फील की तिथं दिलेलं आहे की आय फील दॅट आय वॉज द लोएस्ट ह्युमन बीइंग ट्रायबल, आय हॅव नो राईट अँड टू गो अब्रॉड अँड स्टडी. ओके, सो लोक हिनवायचे आणि बरंचसं ह्युमिलेशन त्याच्या रोज पदरी पडायचं. तर त्याने काय केलं, ही सॉ अल्कोहोलिझम ॲज अ प्रॉब्लेम इन हिज सोसायटी. आणि जेव्हा आपण प्रॉब्लेम बनतो तेव्हा त्याचा अभ्यास करत नाही, तेव्हा आपण गिव्ह अप करत असतो. या मुलांनी त्याचा अभ्यास केला. अल्कोहोलिझमचं प्रमाण माझ्या समाजामध्ये काय आहे, त्याचा सोसायटल इम्पॅक्ट काय, याच्यावर एक त्यांनी रिसर्च पेपर लिहिला, संशोधन पेपर त्यांनी लिहिला आणि तो पब्लिश केला. ओके, तो पब्लिश केला चांगल्या जर्नलमध्ये. आणि त्यानंतर LSE ला, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला MSc इन अँथ्रोपोलॉजीसाठी अप्लाय केला. त्याला ऍडमिशन मिळालं. त्याच्यानंतर स्कॉलरशिपचा प्रश्न होता आणि केरला गव्हर्नमेंटची स्कॉलरशिप्स होती. त्याच्यासाठी त्याला 3 वर्ष भांडावं लागलं लिटरली, टू फाईट फॉर इट फॉर 3 years, अँड फायनली ही मॅनेज टू ऑब्टेन द स्कॉलरशिप अँड वेंट टू लंडन. सो म्हणजे आपण जेव्हा आपल्या समोर खूप सारे चॅलेंजेस आहेत, खूप सारी ऍडव्हर्स सिच्युएशन आहे, प्रतिकूल परिस्थिती आहेत, त्याचा बाऊ करून आपण एक्सक्युजेस देत असतो. ह्या मुलाची स्टोरी कम्प्लिटली अपोजिट आहे. ऍडव्हर्स परिस्थितीलाच, प्रतिकूल परिस्थितीतूनच त्यांना अपॉर्च्युनिटीज निर्माण केल्या. ओके, तशा अपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला निर्माण करता आल्या पाहिजे आणि त्याच्यासाठी पेशन्स आणि त्याच्यासाठीच जे एफर्ट्स आहेत ते तुम्हाला करावं लागतं पाहिजे. ओके, आणि आज हा मुलगा त्याच्या समाजातल्या प्रॉब्लेम्स आणि चॅलेंजेस, त्याच्यासाठी काय करता येईल या सगळ्यांचा अभ्यास करतोय. ओके, तर you can be also same guy like this, and this is not something, he doesn't look like Shashi Tharoor, very hard guy, चांगला फॅन्सी नाही आहे, एकदम ग्राउंड स्टोरी आहे. ओके, another motivating story, I'll stop here. she was a black girl आणि ब्लॅक लोकांसोबत पांढऱ्या अमेरिकन समाज, वेस्टर्न समाजामध्ये काय होतं आपल्याला माहिती आहे. सो दिस गर्ल हॅज, ह्या मुलीने अमेरिकेतल्या 7 टॉपमोस्ट युनिव्हर्सिटीमध्ये ऍडमिशन मिळवली. म्हणजे
जगातल्या बेस्ट युनिव्हर्सिटी, आयव्ही लीग युनिव्हर्सिटी म्हणजे जगातल्या बेस्ट युनिव्हर्सिटी. आता तिच्याकडे ऑप्शन्स आहे. ओके. आणि तिचे आई वडील कुठेतरी मॉलमध्ये कामाला आहेत. ओके. तो माय पॉइंट इज लाईक you have to create, you make your options available to you, not options, let the options click. ये मेरे पास एक ही है. हाँ, 7 यूनिवर्सिटीज ऑप्शन, दैट टू fully funded scholarships या मुलींनी मिळवलेले आहे. सो इमॅजिन द लेवल ऑफ म्हणजे तिची ऍस्पिरेशन आणि तिच्या ॲम्बिशन्स किती समोर असेल की शी हॅज सिक्युर्ड admissions into 7 universities and now she has a choice to make की तिला कुठे जायचं आहे. Okay, so yes, you master your thing so hard that you make options available to you, best options available to you, and then you select one out of it that is the best suited for you. Okay, तर these are the बाकी या ज्या आहेत या international scholarships आहेत. So our motivation was today is to make you aware about की world is not about your own town, and your own town is Katol, Nagpur. World is bigger, and there are wide range of opportunities in the world that may bring a best person or best expression of you out in the particular learning setting. त्यामुळे ती लर्निंग सेटिंग तुम्हाला किती महत्वाची वाटते आणि ती लर्निंग सेटिंग मध्ये कुठे तुम्हाला सापडेल आणि त्या लर्निंग सेटिंग मध्ये जाण्यासाठी, त्या युनिव्हर्सिटी मध्ये जाण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, याचा विचार करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठीचा हा आजचा आमचा मोटिवेशन होता. आणि आय होप वी हॅव I managed to do that. And if you have any further questions की बाहेर कसं जायचं, अजून कुठल्या पद्धतीचे कोर्स आहे, तुमचा इंटरेस्ट काय आहे, तुम्हाला सगळं रेडीमेड मिळणार नाही, बट जे मॉडर्न एव्हेन्यूज आहेत, जे ऍडव्हान्स एव्हेन्यूज आहेत, ऍडव्हान्स करिअरचे क्षेत्र आहे. इफ यू वॉन्ट टू डू बिझनेस रिपोर्टिंग, व्हॉट आर द कॉलेजेस इन बिझनेस रिपोर्टिंग? आर्थिक वाणिज्य पत्रकारिता करायचं, इंडियन इकॉनॉमिक टाइम्स मध्ये कामाला लागायचं, इकॉनॉमिक्स टाइम मध्ये लागण्यासाठी काय करावं, कुठल्या पद्धतीचे ट्रेनिंग घ्यावं लागतं, कॉमर्स रिलेटेड न्यूज कव्हर्स करायचे. And these are highly regarded professions and also very well paid professions. That is why we wanted to encourage, intrigue you to think about the possibilities around it, multiple possibilities. I hope I have made things clear out, and if you want, like, we can take a couple of questions still, or else I will request the moderator, today's host, Akash. याच्यानंतर काय करायचं? So one of our mentor, Akash, will join us now and tell about our efforts and what we do at ICLER. Akash. जाधव सर. धन्यवाद सर. आपण आपल्या मार्गदर्शनातून आपल्या अवतीभोवती असंख्य अशी आशेची किरणं आहेत, आपण त्याचा शोध घेतला पाहिजे असा जणू मंत्रचा आम्हाला दिला. एक छोटीशी कविता आठवते कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. धन्यवाद विशाल सर. यानंतर आजच्या कार्यशाळेचे दुसरे प्रमुख मार्गदर्शक आकाश मोडक सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. आकाश मोडक सर. थँक्यू मुकेश सर.
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को यहाँ पे देख के काफी खुशी हो रही है। एक नए अवसर पे एक नया सब्जेक्ट लेके हम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट, पार्टिसिपेंट और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज टीम है और कॉलेज के प्रिंसिपल, इन सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि एकलव्य एकेडमी और एकलव्य फाउंडेशन को यहाँ पे आपने एक नई उपलब्धि यहाँ पे दी है। तो मैं अभी बात करूंगा कि एकलव्य किस तरीके से हेल्प करता है कॉलेज को लेके, कॉलेज के साथ स्टूडेंट के लिए, जो अभी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया है। तो आप सभी को एक क्वेश्चन भी रहा होगा कि हाँ, ये यूनिवर्सिटी के बारे में तो बता दिया है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इंट्रेंस वगैरह होती है, क्या क्या चीजें होती है, एप्लीकेशन कब अनाउंस होता है, देन उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होती है, इंटरव्यू के लिए किस तरीके से टैकल करे, हमारा लैंग्वेज बैरियर है, और यहाँ से निकलने के बाद काफी सारे क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं अभी। तो उसी को लेके हम अभी आगे चल के बात करेंगे कि एकलव्य आपको कैसे हेल्प करेगा। देन उसके बाद जो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया गया है, उसके बाद मैं फेलोशिप के बारे में भी बताऊंगा कि एक्चुअल फेलोशिप क्या होती है, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमें फेलोशिप किस तरीके से हेल्प करती है। तो ये भी एक जो है आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगा। तो वेट, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ अभी। मेरी स्लाइड शो हो रही है अभी? यस सर। ओके। तो एकलव्य 2017 से ग्रासरूट लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, और इसके लिए हायर एजुकेशन का टूल हम यूज करते हैं। बेसिकली हम ये कॉलेज के साथ ही करते हैं, इंडिविजुअल ऐसा हमारा कुछ नहीं होता है। जैसे कि कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं, तो वो स्टूडेंट टीचर्स के साथ वेल कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम बेसिकली कॉलेज से टाइप करके ही हम ये सारी चीजें करते हैं। कोई स्टूडेंट होते हैं जो इंडिविजुअल भी कॉल्स वगैरह हमसे करते हैं, तो उनको भी हम हेल्प करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हायर एजुकेशन का भी विशाल सर ने बताया है, तो उसी को लेके हम जो स्टूडेंट के साथ हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प इस तरीके से होती है कि हम जो है यहाँ पे जो काम करते हैं वो बेसिकली हमारा 3 दिन का रेसिडेंशियली वर्कशॉप रहता है। रेसिडेंशियली वर्कशॉप में हम स्टूडेंट को कॉलेज के थ्रू ही बुलाते हैं। उसमें फिर जो अभी विशाल सर ने इंस्टीट्यूट बताए, कोर्सेज बताए, उनके बारे में पूरा डिटेल्स उनको रेसिडेंशियली वर्कशॉप में जानकारी देते हैं। उस वर्कशॉप में हम क्या क्या चीजें, कौन सी यूनिवर्सिटीज है, उसमें एप्लीकेशन कब निकलता है, क्या प्रोसेस रहती है, इसका सारा जो इंफॉर्मेशन है वो रेसिडेंशियल वर्कशॉप में हम स्टूडेंट को देते हैं। हमारे इम्पैक्ट अभी तक रहा है कि ऐसे ही एक बैचलर ऑफ सोशल वर्क कॉलेज है यवतमाल का, उन कॉलेज के साथ हमारा टाइप है। तो वहां से और ओवरऑल महाराष्ट्र से कुछ स्टूडेंट हमारे से साथ विदाउट कॉलेज से भी कनेक्ट हुए हैं। तो अभी तक हमारा इम्पैक्ट जो रहा है वो 300 बच्चा हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, सचिन प्रेमजी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के थ्रू, ऐसे मेंटरिंग प्रोग्राम के थ्रू हमने वहां तक भेजे हुए हैं। तो ये हमारा अभी तक का इम्पैक्ट रहा है। देन हमने फेलोशिप जो होती है, गांधी फेलोशिप है, SBI फेलोशिप है, उसके बाद फिर लैम्प फेलोशिप है। तो ऐसी फेलोशिप के लिए भी हमने स्टूडेंट को आफ्टर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी हमने भेजा है स्टूडेंट को। देन हम प्रिपरेटरी एंड मेंटरिंग प्रोग्राम चलाते। तो प्रिपरेटरी जो कोर्स होता है वो हमारा रेसिडेंशियल वर्कशॉप होने के बाद 2 मंथ का कोर्स होता है, जिस कोर्स में हम ऑनलाइन कॉलेज के थ्रू और ऑफलाइन भी कॉलेज के थ्रू चलाना चाहते हैं या फिर चला सकते हैं। तो ये कोर्स में हम 2 मंथ में इंटर्न्स रिलेटेड जो कुछ भी टॉपिक्स होते हैं उसका गाइडेंस हम स्टूडेंट को मेंटरिंग के द्वारा दिया जाता है। कि जैसे हम
स्पर्धा परीक्षा के लिए प्रिपेयर करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उस तरीके का हमारा टीचिंग्स नहीं रहता है। एजुकेटर होते हैं, अगर ऑनलाइन लेना है, अभी नबीरा कॉलेज को ऑनलाइन लेना है तो हम इन्हीं के साथ टाइप करेंगे और यहाँ से ही सारा रिसोर्स नबीरा कॉलेज को प्रोवाइड करेंगे एज ए एकलव्य के माध्यम से। देन जाके जो एजुकेटर रहेंगे वो एजुकेटर आपको मैथ के बारे में पढ़ाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं उसके रिगार्डिंग आपको उस तरीके से टीच करेंगे। देन उसके बाद फिर इंग्लिश के लिए और जीएस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंट्रेंस एग्जाम में काफी सारा डिफरेंस होता है। यहाँ पे डीपली कोई भी पूछा नहीं जाता, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट के बारे में ली जाती है। जैसे कि मैथ का हमें किस तरीके से कहाँ तक हमारी पहुंच है या फिर किस तरीके से हम मैथ को टैकल कर सकते हैं, वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए ये जो इंट्रेंस होती है वो कॉलेजेस की, वो इंट्रेंस यहाँ पे होती है। देन जब प्रिपरेटरी कोर्स ये 2 मंथ का हो जाता है, फिर अभी TISS का फॉर्म निकल गया है तो आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं उसमें। जब TISS एंट्रेंस क्रैक कर दिए जाते हैं तो उसके बाद हम मेंटरिंग प्रोग्राम देते हैं। अब मेंटरिंग प्रोग्राम में क्या किया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का रूरल डेवलपमेंट कोर्स में हो जाता है और हमारे साथ जुड़े हुए आप जैसे स्टूडेंट हैं जिनका 4 या 5 स्टूडेंट का रूरल डेवलपमेंट कोर्स में हो जाता है, तो उसी रिगार्डिंग एक वो कोर्स के रिगार्डिंग एक मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि रूरल डेवलपमेंट में आपका हो गया है तो उसी तरह हमारे पास एलुमनाई स्टूडेंट है जो अभी आपके जैसे स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, तो वही स्टूडेंट आपको मेंटरिंग करेंगे प्रॉपर इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक करना है, वो कोर्स में क्या क्या चीजें होती है, यूनिवर्सिटी में किस तरीके से वो कोर्स डिजाइन किया गया है, उसमें क्या मेथड्स टेक्निक्स रूरल डेवलपमेंट के बारे में है, ये सारी चीजें वो मेंटर आपको बताता है। 1-to-1 कॉलिंग भी की जाती है। देन उसके बाद फिर आपको मॉक इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है, मॉक इंटरव्यू भी आपके लिए जाता है, जो मॉक इंटरव्यू आपको मेन इंटरव्यू में हेल्प करता है। उसके बाद हम पीजी मेंटरिंग प्रोग्राम और यूजी मेंटरिंग प्रोग्राम ये भी चलाते हैं। जैसे कि यूजी मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है वो 12th और 11th-12th के स्टूडेंट के लिए होता है, तो इसको हम स्किप करेंगे। पीजी मेंटरशिप प्रोग्राम में यही जो सारी चीजें हमने अभी बताई प्रिपरेटरी कोर्स के इसमें, तो वही सारी चीजें इसमें होती है। आफ्टर वर्कशॉप के बाद जो है, तो आफ्टर वर्कशॉप के बाद हम जो स्टूडेंट है वो ऑनबोर्ड कर लेते हैं। जैसे अभी नबीरा कॉलेज के साथ हमने किया है कि हम नबीरा कॉलेज से हमें स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आई है कि नहीं हम कर सकते, तो आफ्टर वर्कशॉप के बाद हम स्टूडेंट को कॉलेज से ही लेके ऑनबोर्ड करते हैं। ऑनबोर्ड करने के बाद वो उनके साथ हम काम शुरू करते हैं। जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी लैंग्वेज बैरियर होता है, असाइनमेंट करने का एक लोड भी रहता है स्टूडेंट पे, तो उसको भी हम टैकल करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से हम सभी जो है एकलव्य अभी यहाँ तक काम करता है। अभी फेलोशिप के बारे में बताना चाहूँगा। तो फेलोशिप जो है तो एक स्कॉलरशिप और फेलोशिप इसमें डिफरेंट है। स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट से और किसी और एनजीओ से प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन के लिए। फेलोशिप जो है ये फेलोशिप एज अ डेवलपमेंट लीडर के तौर पे हमें काम करने के लिए सिखाती है। इसमें कॉलेज लाइफ भी नहीं है, जॉब लाइफ भी नहीं है, जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसे हम फेलोशिप कहते हैं। फेलोशिप हर एक जो प्रॉब्लम्स होते हैं सोशल प्रॉब्लम्स, तो उस सोशल प्रॉब्लम्स को लेके बनाई दी जाती है। अभी जैसे गांधी फेलोशिप है, गांधी फेलोशिप में क्या है 2 इयर्स का रेसिडेंशियली प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में आपको हेल्थ और एजुकेशन के बारे में काम किया जाता है। तो ये फेलोशिप में एजुकेशन के बारे में काम किया जाता है, हेल्थ के बारे में काम किया जाता है। तो हमारा इस फेलोशिप में एज अ फेलो करके क्या रोल होता है, तो एक पिरामल फाउंडेशन के द्वारा चलाई गई फेलोशिप है गांधी फेलोशिप। तो इस फेलोशिप में हमें 3 प्रोग्राम दिए जाता है, SLDP प्रोग्राम, STP प्रोग्राम और DTP प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो SLDP प्रोग्राम है स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, DTP जो प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम है, STP जो प्रोग्राम है वो स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम है।
तो बेसिकली गांधी फेलोशिप का जो होता है, ऐसे 3 प्रोग्राम डिवाइड किए जाते हैं और इस 3 प्रोग्राम में हमें एज अ फेलो करके वो लेते हैं। तो इसका प्रोसेस जो है अभी एप्लीकेशन चल रहा है, मार्च में इसका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो एप्लीकेशन हम जब करते हैं तो उसमें बेसिक कुछ इनका कुछ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं रहता है, उनका फॉर्म रहता है। वो फॉर्म में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन का आंसरिंग हमें करना पड़ता है। देन हमारा इंटरव्यू के लिए स्क्रीनिंग होता है और इंटरव्यू होने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाता है। अभी फेलोशिप में जाने के बाद हमारा क्या फायदा हो सकता है, फिर क्या चीजें हमें मिल सकती है। तो फेलोशिप में जाने के बाद हर एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना है, तो फिर यूपीएससी एमपीएससी करके ही हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन नहीं, यदि हम अगर काम करना चाहते हैं तो हम इस फेलोशिप में जाके भी इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो गांधी फेलोशिप में एज अ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें काम करना पड़ता है, प्रशासन के साथ हमें काम करना पड़ता है। जैसे हेल्थ के लिए हो तो हेल्थ ऑफिसर के साथ हमें काम करना पड़ता है। जो कुछ ट्रेनिंग हमें दी जाती है फेलोशिप में, तो वही फेलोशिप की ट्रेनिंग हमें ग्राउंड पे जाके इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है एज अ फेलो। तो इसका स्टाइपेंड भी हमें पर मंथ का दिया जाता है। तो इसका स्टाइपेंड अगर कंपनी मैनेजमेंट हो तो अलग तरीके से दिया जाता है, सेल्फ मैनेजमेंट हो तो अलग तरीके से दिया जाता है। इसमें से हर मंथ का जो है वो 7,000 रुपए फेलोशिप वाले डिपॉजिट रखते। 2 मंथ का प्रोग्राम होने के बाद वो हमें 7,000 रुपए कैलकुलेट करके फिर 2 ईयर के बाद हमें दिया जाता है। पूरा 7,000 रुपए 24 मंथ का कैलकुलेट करके फिर हमें दिया जाता है। और हर मंथ हमें 11,800 रुपए, अगर कंपनी मैनेजमेंट नहीं, कंपनी मैनेजमेंट है तो 11,800 रुपए हमें दिया जाता है पर मंथ। उसमें फिर हमारा ट्रैवलिंग का भी होता है, कुकिंग का भी पैसा होता है और ट्रैवलिंग के लिए हमें बाइक भी दी जाती है। तो इस तरीके से ये फेलोशिप का जो है वो स्टाइपेंड हमें मिलता है। उसके बाद फिर ये काम करते समय हमारा क्या डेवलपमेंट हो सकता है, तो ये काम करते समय हमारा सॉफ्ट स्किल डेवलप होता है, हमारा थॉट थिंकिंग डेवलप होता है। दूसरी चीज है कि फिर हमें आगे चल के डेवलपमेंट सेक्टर में क्या चीजें हो सकती है जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फेलोशिप में दी जाती है एज अ गांधी फेलोशिप में। उसके बाद फिर जब आफ्टर गांधी फेलोशिप क्या, गांधी फेलोशिप के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो फिर हर एक स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमें जॉब करना चाहिए। तो आफ्टर गांधी फेलोशिप के बाद भी क्या हो सकता है, तो जब हम 2 इयर्स का जो ये गांधी फेलोशिप का प्रोग्राम कंप्लीट कर देते तो हमें एज अ डेवलपमेंट सेक्टर में, यानी कि जो बड़ी बड़ी एनजीओज होती है, जैसे कि अडल गिव जैसी एनजीओ है, यूनिसेफ जैसी एनजीओज है, और WHO जैसी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट में भी हमें काम करने की अपॉर्चुनिटीज आफ्टर फेलोशिप के बाद मिलती है। गांधी फेलोशिप हो, लैम्प फेलोशिप हो या SBI फेलोशिप। तो गांधी फेलोशिप के बाद भी हमें प्लेसमेंट मिल जाता है इसी फेलोशिप से। फेलोशिप करने के बाद आपको इधर उधर घूमने का काम नहीं है कि हमें कहाँ पे जॉब मिलेगी। तो यही फेलोशिप आपको यहाँ से जॉब प्रोवाइड करने का प्रयास करती है आफ्टर 2 इयर्स के बाद। तो इस तरीके से फेलोशिप जो है वो रन करती है। तो एक गांधी फेलोशिप के बारे में हो गया। SBI फेलोशिप के बारे में भी है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। लैम्प फेलोशिप भी है, गूंज फेलोशिप भी है, और इस तरीके से और काफी सारे फेलोशिप है जो फेलोशिप में हम जा सकते हैं। MGNA फेलोशिप भी है जो सेंट्रल लेवल की फेलोशिप है, एक अच्छी फेलोशिप है। उस फेलोशिप में भी हम जा सकते हैं। MGNA फेलोशिप के लिए 1-2 साल का एक्सपीरियंस लगता है, देन हमारा सिलेक्शन भी वहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से भी फेलोशिप जो है वो रन की जाती है या फिर चलाई जाती है। तो एज अ डेवलपमेंट लीडर के तौर पे हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। एक हमारा लीडरशिप स्किल जो है वो फेलोशिप में निकल के आएगा, और हम एक सोशल डेवलपमेंट लीडर या जो प्रोफेशनल सोशल वर्क के थ्रू भी हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है वो तुम्हारा एजुकेशन क्या हुआ है ग्रेजुएशन में, तो वो मैटर नहीं करता है। आप एनी ग्रेजुएशन हो तो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर मेंटरिंग की जरूरत रहती है। तो आप अपने कॉलेज के जो प्रोफेसर है
जो हमारे वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सर है, उनसे बात करिए, वो हमारा कॉन्टैक्ट वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे और जो आपको डिटेल्स लगेंगी वो डिटेल्स भी आपको हमारे थ्रू, कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऐसे फेलोशिप में भी एक अपॉर्चुनिटीज होती है जहाँ पे हम अपना करियर कर सकते हैं। आफ्टर फेलोशिप के बाद भी हमें डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब लग सकता है। तो हम ये बी प्लान लाइफ में रख सकते हैं। हर एक स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पढ़ता है, एग्जाम देता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम सभी लोग देखते हैं कि जगह वहाँ पे सीट्स जो है वो कम रहती है। तो सीट्स कम रहने के बाद फिर अगर फॉर एग्जांपल दिया जाएगा तो एक जगह है जो निकली हुई है अभी, उसमें 25 सीटें रिजर्व है या 25 सीटें है जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंडिया से वहाँ पे 25 लाख फॉर्म आते हैं अराउंड। तो फिर 25 लाख फॉर्म में से सिर्फ 25 स्टूडेंट को फिर वो क्वालिफाई करते हैं या 25 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, तो बाकी के स्टूडेंट का क्या? ये भी प्रश्न हमारे सामने होता है। तो हमारे जैसे जो स्टूडेंट है, अगर किसी का नहीं हो पाता है तो बी प्लान ये भी रखना बहुत जरूरी होता है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको बताई गई है, जो फेलोशिप के बारे में आपको बताया गया है, तो ये लाइफ में बी प्लान भी हम रख सकते हैं। जैसे कि गांधी फेलोशिप जो है वो गांधी फेलोशिप 2 इयर्स का प्रोग्राम है। हर एक जो फेलोशिप है उनका प्रोग्राम का लिमिटेशन होता है। एसबीआई फेलोशिप 1 ईयर का है, गुंज फेलोशिप 1 ईयर का है, कई ऐसी फेलोशिप 6 मंथ की भी होती है। तो ये फेलोशिप का आगे चल के हमें फायदा होता है और हम डेवलपमेंट सेक्टर में अच्छा वर्क कर सकते हैं। उसमें हमारा जो जीवन है हम अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं फेलोशिप में। तो ये सारी चीजें जो है हमें इस फेलोशिप में फेलोशिप के द्वारा और ये यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इनके द्वारा दी जाती है। अभी इस सब चीजों के लिए आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, एप्लीकेशन कैसे निकलता है फेलोशिप का, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मेंटरिंग लगेगा, ये प्रश्न आपके इसमें आ रहा है। तो इस मेंटरिंग के लिए हमने आपके कॉलेज जो वाइस प्रिंसिपल है उनके पास हमारा नंबर वगैरह है, कुछ हमारी लिंक्स भी शेयर की गई है। तो आप टीचर से मंगवा सकते हो या फिर आप कॉलेज को भी रिक्वायरमेंट कर सकते हो कि आपको यदि हमारा गाइडेंस लगता है, इस तरीके से मेंटरिंग प्रोग्राम चाहिए आपको, तो हम आपके साथ काम करना चाहेंगे। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अब जो ये काम कर रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बताती है, ये सारी चीजें करती है, तो क्या आप इसका पैसा लेते हो? तो हम मेंटरिंग प्रोग्राम का कोई ही चार्ज आपसे नहीं लेते। जैसे अभी ऑनलाइन सेशन चल रहा है और भी हमारे ऑनलाइन सेशन है, यूट्यूब चैनल पे भी हमने काफी सारी फेलोशिप के बारे में सेशन भी किए हैं। तो वहाँ पे जाके भी आप इस फेलोशिप के बारे में देख सकते हैं। हम हर एक अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सेशन लेते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम इसका कोई स्टूडेंट से पैसा नहीं लेते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीजें स्टूडेंट को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी चीजें, ये सभी एकलव्य का जो प्रोग्राम है या फिर ये एकलव्य जो काम कर रहा है, हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए ही काम किया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरी स्टोरी अभी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट जो है ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते, तो उनको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो वेल रिच घर से होऊंगा। तो ऐसी कुछ बात नहीं। मेरे घर में मेरी माताजी है और एक बड़ा भाई है, मुझे पिताजी नहीं है। और मेरे घर में 2 एकड़ खेती है। मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जिस गांव में एजुकेशन का कुछ भी अवेयरनेस नहीं। मेरे गांव से निकलने वाले हम ऐसे 2 बंदे हैं कि जो अभी हायर एजुकेशन में पढ़ाई करके फिर अभी एकलव्य के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे मेरा भी गांधी फेलोशिप में सिलेक्शन हो गया था, 6 मंथ मैंने भी वहाँ पे काम किया है। और गांधी फेलोशिप छोड़ के मैं अभी एकलव्य के साथ अभी आप जैसे स्टूडेंट के लिए गाइडेंस मेंटरिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे जहन में भी था कि हायर एजुकेशन क्या है, क्या मैटर है, हायर एजुकेशन क्यों लेना चाहिए, हमारे इधर तो एजुकेशन मिलता है। लेकिन एकलव्य के साथ जुड़ने के बाद मेंटरिंग मिला, काफी सारे लोग जुड़े, आप जैसे भी लोग मेरे साथ थे, तो फिर बाद में मुझे पता चला कि हाँ एजुकेशन लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो भी क्वालिटी एजुकेशन लेना बहुत जरूरी होता है। तो फिर मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बैचलर ऑफ सोशल वर्क में कंप्लीट किया यवतमाल से। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत जरूरी है।
तो फिर मैंने गांधी रिसर्च फाउंडेशन 1 ईयर का जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है सस्टेनेबल रूरल रिकंस्ट्रक्शन में, तो वो पीजी डिप्लोमा करने किया। वो पीजी डिप्लोमा करने के बाद फिर मुझे फेलोशिप के बारे में पता चला, तो मैंने गांधी फेलोशिप में भी अप्लाई किया। गांधी फेलोशिप में मेरा सिलेक्शन हो गया। काफी अच्छी फेलोशिप है, सेंट्रल लेवल की फेलोशिप है, पिरामल फाउंडेशन के तहत चलाई जाती है। तो फेलोशिप में मुझे काफी अच्छा सीईओ के साथ, कलेक्टर के साथ या फिर बीडीओ जो सर है उनके साथ काम करने का, उनके साथ बैठने का, मीटिंग्स करने का, चर्चाएं करने की, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें मुझे उनके साथ करने को मिला है। तो उससे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, एक गांव से निकलने वाला बंदा भी आगे चल के ऐसे एरियाज में काम कर सकता है और आगे चल के खुद का जीवन एक खुद के पैर पर खड़ा होके कम्युनिटी को एक अच्छा हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है मुझे वो फेलोशिप में मिली थी। तो मुझे लगता था कि मैं एक गांव से बिलोंग करने वाला, मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो फिर मैं आगे चल के कैसे रन कर पाऊंगा, कैसे सीख पाऊंगा या फिर कैसे हायर एजुकेशन ले पाऊंगा। क्योंकि जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, टीएसएस के बारे में बताया, तो वहां जाने के बाद भी हमें जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है हमारी, हम फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो किस तरीके से वहां पे जाके फिर इकोनॉमिकल वाला जो प्रॉब्लम है उसको टैकल कर सकते। तो एक प्रश्न मेरे अंदर भी था, लेकिन मैंने ये सारी चीजें फोकस नहीं की। मैंने इंटर्न्स के लिए प्रिपेयर किया, मेरा इंटरव्यू के लिए भी मैंने ये सारे प्रोसेस में मैं गया। देन जब एडमिशन के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया, तो अब यहाँ पे एकलव्य के थ्रू जैसे कि SC ST कम्युनिटी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, स्वधार योजना वगैरह रहती है, तो उससे भी कैटेगरी वाली जो स्टूडेंट होती है SC, उनको स्वधार योजना की भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो उसका आगे का जो हमारा एजुकेशन का जो कुछ भी खर्च रहता है वो निकल जाता है। अभी जो स्टूडेंट कैटेगरी में नहीं, तो उनका क्या, तो USM जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो हमारे जैसे जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड स्टूडेंट होते हैं, तो जो पुणे की ऑर्गेनाइजेशन विद्यादान सहायक मंडल, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी हम जैसे स्टूडेंट के लिए बनी हुई है, जो आगे पढ़ाई के लिए हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा आगे चल के ये स्कॉलरशिप का तो फंडा मिट जाएगा। दूसरी है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है वो फुल्ली स्कॉलरशिप स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है। वहां पे अगर साल का मान लो 2 लाख रुपया हमें लगता है, तो हमें 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप वहां पे प्रोवाइड करती है। उनका कैंपस भी रहता है, उसका चार्ज भी हमसे वो लेते नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो फेलोशिप में सॉरी ये यूनिवर्सिटी में हमें प्रोवाइड की जाती है। स्कॉलरशिप की जो सुविधा है वो सुविधा वहां पे प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी जो यूनिवर्सिटीज है वो यूनिवर्सिटीज में हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो हम इस तरीके से भी दूसरे जो एग्जाम्पल है वो सेट कर सकते हैं VSM जैसे। तो वहां पे भी हमारा इकोनॉमिकल वाला जो प्रॉब्लम्स है वो वहां पे सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें जो है हमें पता नहीं रहती है, फेलोशिप के बारे में हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में हो या स्कॉलरशिप के बारे में हो, ये पता नहीं रहती है ग्रामीण एरियाज के स्टूडेंट को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट को देने का प्रयास हमारे ये जो फाउंडेशन है इस फाउंडेशन से देते हैं। तो अभी तक का तो यही था। तो मैं अभी यहाँ पे रुकना चाहूंगा, अगर यदि किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। धन्यवाद आकाश सर. तुमच्या मार्गदर्शनातून निश्चितच आमच्या विद्यार्थ्यांना असंख्य वाटा गवसतील हा माझा विश्वास आहे. सरते शेवटी आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी माजी विद्यार्थी संघटनेचे सदस्य श्री रोशन भोयर सर यांना आमंत्रित करतो. श्री रोशन भोयर सर. नमस्कार, मी रोशन भोयर या वर्कशॉप मध्ये आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे स्वागत करतो. माननीय प्राचार्य डॉक्टर नवीन साहेब यांनी या वर्कशॉप घेण्याकरिता परवानगी दिली व आपले मोलाचे मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी आपले माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे आभार व्यक्त करतो.
तसेच या वर्कशॉप करिता जे आपल्याला मार्गदर्शन असे एकलव्य फाउंडेशनचे श्री विशालजी ठाकरे व आकाश मोडक सर यांनी अत्यंत मोलाचे बदलत्या काळाचे उच्च शिक्षण व करिअरच्या संधी या विषयावर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. या वर्कशॉप मधील सहभागी सर्वच विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थी संघटनेचे सभासद व पदाधिकारी यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली, त्याकरिता त्यांचे सुद्धा खूप आभार मानतो. तसेच या सेमिनार करिता तांत्रिक बाबी सहकार्य केले असे डॉक्टर आदिल जिवानी सर यांचे सुद्धा मी आभार मानतो. या सेमिनारच्या यशस्वीतेकरिता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या ज्यांनी सहकार्य केले आणि हा वर्कशॉप यशस्वीरित्या पार पाडला, त्याकरिता मी सर्वांचे आभार मानतो व हा ऑनलाईन वर्कशॉप संपला असे जाहीर करतो. धन्यवाद.